हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की, और आज फिर रडार पे एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा, इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। हम बात करेंगे रेनेसांस ग्लोबल की। जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की है कंपनी जिसने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे, उन नंबर्स पे बातचीत करनी है। यूएस ट्रेड डील, जब ट्रेड डील नहीं हुई थी तो समीकरण जेम्स एंड ज्वेलरी की सबसे ज्यादा बिगड़े थे। अब वो ट्रेड डील सामने आ गई है, उसके कॉन्टोर सामने आ गए हैं, उसके मायने क्या हैं और बिजनेस का आउटलुक क्या है। इसी कंपनी के चेयरमैन और ग्लोबल सीईओ सुमित शाह साहब होंगे शो में हमारे साथ। सुमित जी जुड़ चुके हैं इनफैक्ट। सुमित जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आ रहा हूं, हेडलाइंस के उस पार आपके साथ बातचीत की शुरुआत करूंगा सर। एआई डिस्ट्रप्शंस के डर से आईटी शेयरों में तेज बिकवाली, बाजार पर पड़ा भारी असर। निफ्टी 230 पॉइंट फिसलकर 25,600 के नीचे पहुंचा। इन्फोसिस, टीसीएस, हिंडाल्को और रिलायंस ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी कमजोर, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर आज सबसे तगड़ी मार, करीब 1.5% टूटे दोनों इंडेक्स। आईटी शेयर में लगातार तीसरे दिन बिकवाली, निफ्टी आईटी 1.5% नीचे, हालांकि निचले स्तरों से करीब 4% सुधरा। इन्फोसिस, टीसीएस 2-2% नीचे, कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट भी फिसले। आईटी के साथ आज मेटल्स और रियल्टी में भी भारी बिकवाली, 1.5 से 2% तक फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी 2% गिरा। आज कोई भी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में नहीं। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। नतीजों के बाद पीआई इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को और ओएनजीसी में 4 से 5% की गिरावट। वही कमजोर चार्ट से डीएलएफ, एसआरएफ और सिंजीन फिसले। शानदार नतीजों के बाद इंजीनियर्स इंडिया का शेयर करीब 15% दौड़ा। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 58% का जंप। तो वहीं होनासा भी मजबूत रियल रिजल्ट से भागा, लेकिन रिजल्ट के बाद मुथूट फाइनेंस में तगड़ी मुनाफा वसूली। साथ ही रिजल्ट के बाद इंडियन होटल्स और आईजीएल भी 3% फिसले। वहीं स्टैनली लाइफ 6% फिसलकर ऑल टाइम लोज पे पहुंचा। और मार्केट कपलिंग मामले में आईईएक्स का बड़ा झटका, शेयर 2% फिसला। एप्टेल ने सीईआरसी के आदेश के खिलाफ आईईएक्स की अर्जी खारिज की। सीईआरसी को रेगुलेशंस बनाने की मंजूरी मिली। पहले मार्केट्स हर टिक के साथ मामला गड़बड़ा ही रहा है। पिछली मुलाकात हुई थी सास, बहू और सेंसेक्स में, तब 0.8% तक दबाव था। शो खत्म करते करते 1 बजे के आसपास तक प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ और अभी भी 1% से ज्यादा की कमजोरी। अब हम 25,500 के नीचे कामकाज करते हुए अच्छा, और चौतरफा बिकवाली है भाई साहब। कोई सेक्टर पॉकेट नहीं है जो इन ग्रीन हो। हाँ, डिक्लाइंस को ये वो पूरा सेक्टर ग्रिड दिखाइए स्क्रीन पे, सारे के साथ। इंडिया विक्स एक पॉकेट कह लीजिए, वो बेंचमार्क कह लीजिए, तो मजबूत खड़ा हुआ है, क्योंकि भाई डर बढ़ा हुआ है हम और आपका। सेक्टोरल ग्रेड नहीं दिखाएंगे क्या? 8% इंडिया विक्स में उछाल है। सेक्टर पॉकेट्स आएंगे। आईटी संभल गया भाई साहब, एक समय तो कल जैसे आज भी पेन में था, संभल गया मतलब फिर भी 2-2.5% दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और ये देखिए पूरा का बाजार, पूरे बाजार की मैपिंग, कुछ नहीं है, सब प्रेशर में, सब पेन में आपको नजर आएंगे। और एक और ग्रिड दिखाता हूं, मार्केट ब्रेथ दिखाइए। एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर रखिएगा। मिड कैप 1.25% दबाव में है, ब्रेथ डिटोरिएटिंग 1:3 का रेशियो है। यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं भाई साहब, 3/4 इन रेड कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। कल भी 1:2 का रेशियो था, परसों भी ब्रेथ कमजोर थी, धीरे धीरे ब्रेथ कमजोर हो ही रही थी, और आज और गड़बड़ा गया मामला। खैर, मार्केट्स की मैपिंग में आगे डिटेल में करता रहूंगा, पहले सीधे चला जाए सुमित जी के पास। रेनेसांस ग्लोबल लिमिटेड के चेयरमैन और ग्लोबल सीईओ सुमित शाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सुमित सर हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सुमित सर, सबसे पहले तो मैं रिजल्ट पे आता हूं, पहले धंधा समझना था मुझे, बिजनेस समझाएं। रेनेसांस ग्लोबल क्या करती है? मैं ऐसे आपके आने से पहले पढ़ रहा था,
इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी, वेबसाइट भी, ब्रांडेड ज्वेलरी कंपनी जो खुद के ब्रांड्स, लाइसेंस्ड ब्रांड्स, कस्टमर ब्रांड्स, 3 सेगमेंट में है। आसान शब्दों में रेनेसांस करती क्या है? Thank you. Good afternoon. Thank you for having me today. तो बिजनेस समझाने के लिए हम लोग प्राइमरीली यूएस, यूरोप और कनाडा में ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे 3 सेगमेंट हैं। हम रिटेलर्स के लिए ज्वेलरी बनाते हैं, तो कस्टमर ब्रांड सेगमेंट हो गया जो जहां हम ज्वेलरी डिजाइन मैन्युफैक्चर करके कस्टमर्स को बेचते हैं उनके ब्रांड में। We also have a licensing deal with Disney. डिज्नी एक ग्लोबल कंपनी है जिनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करके हमने ब्रांड्स बनाए हुए हैं, डिज्नी के प्रिंसेस और स्टार वॉर्स और वो सब आईपी यूज करके, और वो ब्रांड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको लाइसेंसिंग फीस देने के बाद। और तीसरा सेगमेंट है जो हमारे ब्रांड्स हैं जॉन डुसे और विथ क्लैरिटी, जो हम वेस्टर्न मार्केट्स में बेचते हैं। तो डाइवर्सिफाइड कंपनी है। बेसिकली वी मैनेज बिजनेस इन 3 सेगमेंट्स। सो प्राइमरी बिजनेस है, हम ज्वेलरी बना के बेचते हैं कस्टमर के ब्रांड्स में, लाइसेंसिंग और हमारे खुद के ब्रांड में। अब ये हो गया रेनेसांस ग्लोबल का धंधा। अब आइए जिसके लिए सर को इनवाइट किया था, जरा रिजल्ट्स का ग्रिड स्क्रीन पे रखिएगा। मैंने भेजा था आप लोगों को। आय में साल दर साल 16% का जंप, एडजस्टेड इबिटा साल दर साल 19.5% का इंप्रूवमेंट, और मार्जिन्स भी साल दर साल एक्सपैंड करते हुए नजर आएंगे। मैं सुमित सर आऊंगा, वो ट्रेड डील की बात छेड़ी थी मैंने यूएस के साथ, लेकिन ये जो रिजल्ट्स आए, ये नंबर्स में परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पिछले साल की पीरियड की। वो पीरियड जब कह सकता हूं मैं डार्क पीरियड था, खास तौर पे उन कंपनीज के लिए जो यूएस एक्सपोर्ट करती थी, क्योंकि हमारी टैरिफ 50% पे खड़ी हुई थी। तो उस टफ टाइम्स में ये प्रदर्शन कैसा, या फिर ऐसा कहूं कि उस टफ काम के कारण ऐसा प्रदर्शन हुआ, इससे भी अच्छा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये नतीजों के पीछे रीजन क्या है? एक्सपेंशन जो आया है, मदद कहां से मिली? हाँ, सो हमने पिछले 4 साल से काफी इन्वेस्टमेंट्स किया है हमारे खुद के ब्रांड्स में, एंड हैविंग एक्सेस टू आवर ओन ब्रांड्स वेयर वी सेल डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जिनमें ग्रोस मार्जिन हाई रहता है। तो वो अभी ब्रांड्स क्रिटिकल स्केल पे पहुंच गए हैं। हम लोग अबाउट तकरीबन 300 करोड़ का रेवेन्यू डायरेक्ट टू कंज्यूमर हमारे ब्रांड्स में करेंगे। तो हाई ग्रोस मार्जिन होने की वजह से वी वर एबल टू स्केल दोज बिजनेसेस, और इसी की वजह से हमारी आवर बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन अप। So, it's a strategy that we've employed over the last 3-4 years. Initial phases में थोड़ा margin tough था, क्योंकि infrastructure in terms of technology, digital marketing और वो सब में fixed cost काफी high थे। और अभी ये business पिछले 4 सालों में about 10 गुना हो गया है, और our expectation is कि over the next 3 years our direct to consumer business, which is 65% gross margin, will continue to grow. I think primary reason is our direct to consumer business being healthy, and हमने पिछले 1 साल में काफी कॉस्ट कंट्रोल की है। We've reduced our manufacturing footprint, और annualized basis पे approximately 40 करोड़ का हमने कॉस्ट कम किया है। So ये 2 कारणों की वजह से pivot towards direct to consumer and cost control has allowed us to improve our margins despite the trade tensions. आसान शब्दों में समझूं सुमित सर, तो आपके लिए बिजनेस टू बिजनेस हो गया आपके लाइसेंस ब्रांड और कस्टमर ब्रांड्स, आपके लिए D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो गया जो आपके खुद के ब्रांड्स हैं। आपकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहती है, और वो देख भी रहा था मैं, कि वो हायर CAGR में आपका D2C बिजनेस यानी कि खुद के ब्रांड्स ग्रो कर रहे हैं। Q3 में जब कंपनी की आय बढ़ी 16%, तो D2C खुद के ब्रांड्स की आय बढ़ी 37%। टेक्स्ट बुक पे हमने पढ़ रखा है, जब खुद का बनाओ तो मार्जिन एक्रेटिव होता है, मार्जिन को फायदा मिलता है।
अब आप धीरे धीरे करके उसमें CAGR ग्रोथ ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अच्छा ग्रोथ आपके खुद के ब्रांड्स कर रहे हैं, तो आगे चलते हुए फिर इसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे कैसा देख रहे हैं आप? तस्वीर कैसे बदलेगी, किस हद तक बदलेगी, किस हद तक एक्सपेंशंस आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? या आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमारा आज तक जो D2C बिजनेस काफी कम कंट्रीब्यूशन था टोटल सेल्स में, इसका कंट्रीब्यूशन अभी बढ़ रहा है। एंड D2C बिजनेस में हम लोग पहले 5% ग्रोस ईबिटा मार्जिन बनाते थे क्योंकि स्केल कम था। अभी हम 11-12% पे आ गए हैं, और आगे एज वी डबल द बिजनेस हमारा एक्सपेक्टेशन है कि direct to consumer margin will go to about 18%. This will result over the next 3 years कि हमारे कंपनी का जो EBITDA मार्जिन 8% है, हमारी उम्मीद है कि we should be able to get to about 12% margins over the next 3 years. So, business बढ़ने के अलावा हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा over the next 3 years, क्योंकि ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर में ग्रोस मार्जिन हमारे कंपनी से एवरेज से ज्यादा है, और इससे मार्जिन बढ़ने की काफी उम्मीद है। जब हम ओन ब्रांड्स पे इतनी चर्चा कर रहे हैं तो मैं ऐसे ही देख रहा था, इरास्वा, एवरीडे एलिगेंस, जुवेलिली, और एक ये जीन दोसे, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते होगे, आप करोगे, जीन दोसेट या दूसे जो भी है, और उसमें सबसे प्रॉफिटेबल आपके लिए जीन दोसे है, तो फिर इसी पे फोकस करता हूं। क्या प्लान्स हैं? क्योंकि कहा जा रहा है, अपडेट से कहते हैं कि काफी प्रॉफिटेबल है आपके लिए इसके US स्टोर्स, तो इसकी इक्वेशन समझाएं जीन दोसे की, एक तो प्रोनाउंसिएशन समझाएं और दूसरा एक्सपेंशन के प्लान्स क्या है वो भी समझाएं। हाँ, हाँ। सो ये जॉन डुसे, हमने ये ब्रांड अक्वायर करी फेब्रुअरी ऑफ 25 में। जॉन डुसे एक्चुअली कार्टियर के ग्रेट ग्रैंडसन है, तो उनकी फैमिली लेगेसी, मतलब कार्टियर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट रिनाउंड ज्वेलरी ब्रांड, तो उनके ग्रेट ग्रैंडसन ने ब्रांड शुरू करी थी। हमने करीबन 1 साल पहले ब्रांड अक्वायर की, और ये जॉन डुसे एक्चुअली मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे प्रीमियम लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड है। मतलब उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस लैब ग्रोन रिंग की अप्रोक्सीमेटली 7 लाख से 7.5 लाख रुपए है। तो इसके कारण उनका एक स्टोर तकरीबन 25 करोड़ का सेल करता है, बाप रे। और हर एक स्टोर में प्रॉफिट काफी जनरेट हो रहा है। अभी खाली सिर्फ 2 दुकान है, मगर हमारे प्लान्स हैं कि ये साल में 2026 में हम लोग 4 और दुकान जॉन डुसे की खोलेंगे, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल सेगमेंट है हमारे लिए। ये एक्विजिशन करने के बाद हमने स्टोर एक्सपेंशन के प्लान बनाए हैं। जॉन दुसे, अब से याद रहेगा जब आप जुड़ा करोगे सुमित सर, जॉन दुसे। अच्छा, अब आइए वो टैरिफ वाली बात। पेन पीरियड से निकल आए, एक ट्रेड डील सील हुई है मतलब उसके कॉन्ट्रोल्स तो एटलीस्ट सामने आ गए। 50% लगता था आपकी इंडस्ट्री पे, रिड्यूस होके 18% पे आके खड़ा हुआ। कैसे देखते हो इस 18% के नंबर्स को? क्या हम अपनी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज से बेहतर प्लेस हैं या नहीं? So I think this will definitely have a positive impact for India. The competitive countries are mainly Thailand and China. So Thailand से काफी सिमिलर है, Thailand से तकरीबन 1 या 2% कम है, और चाइना से काफी कम है। सो अभी 18% का टैरिफ मिलने से काफी फायदा होगा, और हमारी कंपनी एज वेल एज अदर ज्वेलरी कंपनीज जो USA में बेचती हैं, उनको काफी फायदा होना चाहिए। आखिरी सवाल, क्वार्टर की चर्चा कर रहे थे हम लोग, 9th मंथ का परफॉर्मेंस बताता हूं। आय में 28% 9 मंथ में जंप, इबिटा में 17% और पैट में 36% का जंप। तो एक तो फिर Q4 अब तो आधा निकल गया है, तस्वीर क्लियर हो रही होगी। परफॉर्मेंस Q4 का कैसा एक्सपेक्ट करूं, और ये जो मोमेंटम पकड़ा है हमने FY27 में भी एक्सपेक्ट करूं कंटिन्यू करेगा? आपके इंटरनल एस्टिमेट या गाइडेंस क्या है FY27 के लिए? So Q4 में there is definitely a positive flip due to the trade deal being announced. खाली
slight headwinds are that the raw materials that we deal with, gold and silver, have been very volatile. So थोड़ा pricing में impact आएगा ये quarter में, but this is temporary. Consumers adapt to prices over time. So हमारा expectation है that Q4 भी strong रहेगा और FY27 में growth और प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेलरेट होने की शक्यता है एज हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस स्केल होता रहेगा, मार्जिन्स भी सुधरेंगे. सो वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक दैट ये ग्रोथ रेट्स FY27 में भी कंटिन्यू करेगी. फैक्ट. सुमित सर, ऑन द पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए. ये है रेनेसांस ग्लोबल के चेयरमैन और ग्लोबल सीईओ, नतीजे और आगे के आउटलुक पे चर्चा करते हुए. क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का एक मार्केट चेक. भाई साहब, हर टिक के साथ पेन बढ़ रहा है. अगला शो मुझे करना है तो मैं ऐसे ही देख रहा था बिल्डअप कहाँ पे खड़ा है. अब जाके 25,500 पे शिफ्ट हुआ था बिल्डअप राइटर्स का. अब तो उस प्रिकेरियस लेवल को भी ब्रीच करने की तैयारी कर रहे हैं. दिन के लोस पे खड़ा हुआ है, उसी प्रिसाइज पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं. पेन काफ़ी है. डिटेल में बातचीत ब्रेक के उस पार आज के फ्राइडे के कमाई का अड्डा में. नमस्कार.